रात को 12:30 बजे किसी ने सोनू शर्मा पर जानलेवा हमला किया, वो भी किसी सुनसान सड़क पर नहीं, उसके अपने घर के अंदर, और किसी को खबर तक नहीं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ कि सोनू शर्मा की अपने घर के अंदर ही किसी ने हत्या कर दी और पड़ोसियों को इस बात की भनक तक नहीं लगी? इस आलीशान बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड्स और सीसीटीवी कैमरों जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के बावजूद इस हादसे को क्यों नहीं रोका जा सका? कहने को तो मुंबई की आबादी करोड़ों में है, लेकिन फिर भी यहां भीड़ में हर आदमी अकेला है। आज हम मुंबई वासी इंटरनेट और मोबाइल के जरिए पूरी दुनिया से जुड़े रहते हैं, लेकिन अपने पड़ोसियों की शक्ल देखे हमें सालों बीत जाते हैं। लेकिन आखिर कौन थी ये सोनू शर्मा, और इतनी क्रूरता के साथ उसकी हत्या क्यों कर दी गई? जी साहब, 11 बजे के बाद इधर रेलिंग्स पे मेरा ही ड्यूटी था सर, पर मैंने सर किसी को आते जाते नहीं देखा सर। सर रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं है सर। पक्का? जी साहब। सर ये फ्लैट है जिसमें लड़की रहती थी। ओ सर, लड़की ने अपनी बचाव में इस फ्लैट की डोरबेल बजाई थी, लेकिन यहां पर रहने वालों का कहना है कि उन्होंने कुछ सुना ही। हो सकता है कि सो गए होंगे। और वार चाकू से किया गया है। लड़की ने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश भी की हो, लेकिन खूनी उसे वापस घसीटता हुआ यहाँ ले आया। तभी ये फर्श पर और बाहर दरवाजे की नोक पर और सामने वाली फ्लैट की घंटी पर खून के निशान लगे हुए। ये शिंदे, ये 2 अलग अलग जूतों के निशान लग रहे हैं। सही कहा सर आरा ने, ये दोनों अलग अलग जूतों के ही निशान हैं। इनमें से एक जूते के निशान तो इस लड़के के। कौन है लड़का? अनिल नाम बताता है अपना, सोनू के साथ इसी फ्लैट में रहता था। इसका कहना है कि आज सुबह यहाँ पर आया है और इसके ज्यादा ऐसे कुछ नहीं मालूम। पुलिस को इन्फॉर्म भी इसी ने किया था। अंदर आओ। सर ये बेडरूम की हालत देख के तो ऐसा लगता है कि मरने से पहले दोनों में काफी हाथापाई हुई है। और सर ये देखिए, यहाँ पर भी दोनों जूतों के निशान हैं। खून भी सूख गया है। तकरीबन 4-5 घंटे तो हुए होंगे मर्डर हुए। सर ये मोबाइल पे लाइए। फॉरेंसिक वाला को दे दो। ठीक है सर। अच्छा सर, इस फ्लाइट से कोई भी सामान गायब नहीं हुआ है। तो लगता है कातिल का मकसद कुछ और ही था, या फिर हो सकता है कि किसी ने बदला लेने के लिए सब किया। लेकिन आखिर सोनू से बदला कौन लेना चाहेगा? घर का दरवाजा और यहाँ की कोई भी खिड़की टूटी हुई नहीं है। इसका मतलब है सर कि वो कोई ना कोई परिचित आदमी है, जो या तो अपनी मर्जी से आया था या फिर सोनू के वक्त। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। और वो क्या नाम बताया लड़के का? अनिल। हाँ भाई, बैठो बैठो। सर सोनू मेरी गर्लफ्रेंड थी। हम 3 साल से एक साथ थे। पिछले कुछ 10 महीनों से हम एक साथ इस फ्लैट में रह रहे थे। मतलब लिव इन रिलेशनशिप। इसका मतलब तुम दोनों साथ में काम भी करते थे? नहीं सर, सोनू एक एड एजेंसी में कॉपी राइटर थी। मैं कंपनी सीए हूँ, लेकिन फ्रीलांसर। मेरा खुद का एक छोटा सा ऑफिस है। काम में अक्सर रात के 1-2 बज जाते हैं, मगर ईयर एंडिंग की वजह से कल रात कुछ ज्यादा काम था। फिर घर आते आते सुबह के 6:30 बज गए। यानी तुम घर अक्सर लेट आते हो, तो तुम्हारे पास घर की एक चाबी होती होगी? जी सर, इस फ्लैट की 2 चाबियां, एक मेरे पास रहती है और एक सोनू के पास होती थी। तुम्हारी वाली कहाँ है? तो मेरी चाबी उस बोल में है। सर, यहाँ चाबी तो है, लेकिन 2 नहीं, एक ही है। दूसरी चाबी? सर जब मैं सुबह घर के अंदर आया तो सोनू की चाबी वहां नहीं थी, जबकि हम दोनों हमेशा अपनी चाबियां उस बोल में डाल दिया करते थे। तावड़े, अपने लोगों से पूछो कि उनको चाबी मिली है क्या? जी साहब। और नहीं मिली है तो मिलकर ढूंढो। जी साहब। आज सुबह तुम जब घर पहुंचे तो सबसे पहले तुमने क्या देखा?
मैं घर में सुबह 6:30 बजे जब मैं अंदर आया तो मैंने लाइट ऑन किया, अपना बैग वहां पे रखा, तभी मेरा ध्यान फर्श पे गिरे इस खून के निशान पर गया जो अंदर की तरफ जा रहे थे, और वहां जाके देखा तो सोनू की लाश पड़ी थी सर। सर, मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा, कोई सोनू के साथ ऐसा क्यों, ये सब कैसे हो गया सर, कैसे हो गया? अच्छा, जब तुम घर के अंदर आए तो उससे पहले तुम्हारी नजर सामने वाले फ्लैट के डोरबेल पे नहीं पड़ी? वहां कोई खून का निशान नहीं देखा? नहीं सर, मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए लिफ्ट से सीधा अंदर चला आया, मेरा ध्यान में नहीं किया। सोनू से तुम्हारी आखिरी बार कब बात हुई थी? सर बात नहीं हुई थी, बस SMS के जरिए कुछ बातें हुई थी। कैसी बात? तो मेरे घर से बाहर जाने के बाद करीबन 10 मिनट बाद 10:15 में सोनू का पहला मैसेज आया कि घर की लाइट चली गई। अच्छा, फिर सर तकरीबन 11 बजे सोनू का वापस मैसेज आया कि घर की लाइट दोबारा चली गई। तो उसके बाद सर मेरा सोनू के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, और फिर मैं भी अपने काम में बिजी हो गया। शिंदे, वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। यस सर। साहब, घर के सारे फिंगरप्रिंट्स और जूतों के निशान ले लिए गए। अच्छा अनिल, तुम्हें अपने ये जूते पुलिस को देने होंगे, क्योंकि तुम्हारे इन जूतों पे जो सोनू का खून लगा है उसकी फॉरेंसिक जांच होगी। जी सर। शिंदे, तो इसके सामने वाले पड़ोसी से बात करो। यस सर। कल हम यहीं पे सोए थे। तुम लोग सो रहे थे तो घंटी सुनाई नहीं दी? घंटी क्यों लगा रखा है? जी वो तावड़े, साहब। घंटी बजा। हाँ साहब। सुनाई तो दे रही है, क्या प्रॉब्लम है? सर क्या है, एसी चालू था इसीलिए हमने बेडरूम का दरवाजा बंद किया था, और एसी की वजह से घंटी अंदर तक सुनाई नहीं देती। चलो ठीक है, फिर बेडरूम का दरवाजा बंद कर देते। देखते हैं। बजा। यस सर। बोल उसको। तू बजा भी रहा है कि नहीं? मैं तो बजा रहा हूँ साहब। बजा। मैं कहा था ना सर, नहीं सुनाई दे रही। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो दोनों आपके सामने वाले फ्लैट में रहते थे, कब से रह रहे थे मालूम है? वो 1 साल से रह रहे थे। एग्जैक्टली याद नहीं है सर, क्योंकि ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। मॉडर्न किस्म के लोग थे दोनों, और आप तो जानते ही हैं आजकल की नई पीढ़ी किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करती, बस यूं ही आते जाते हाय हेलो होती थी। लड़के का नाम अनिल है। अनिल। शिंदे, लेकिन सर दोनों के बीच में झगड़े बहुत होते थे। कल रात को भी बहुत झगड़ा हुआ दोनों के बीच। आपको कैसे पता कि दोनों के बीच झगड़े होते थे? वो रात को जब हम दोनों डिनर से वापस आ रहे थे ना, तो मैंने देखा कि इतनी प्रॉब्लम है ना मुझसे, तो छोड़ दो मुझे, समझी तुम? अनिल, तुम हमेशा की तरह अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं छुपा सकते। अनिल, मेरी बात सुनो। अनिल, अनिल, listen to me. Wait a sec, Anil. Anil, you can't go like this. Listen to me. I'm saying it. अच्छा, तो आप सीढ़ियों से ऊपर क्यों आ रही थी? लिफ्ट बंद थी क्या? नहीं, वो मैं जानबूझकर सीढ़ियों से आई थी। जानबूझकर? जी, वो क्या है ना कि एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है, तो खाना खाने के बाद मैं सीढ़ियों से ही आ रही थी। तो आप रोज ऐसा करती हैं कि उसी दिन आपने ऐसा किया? नहीं, हमेशा जाती हूँ मैं। और आपके पतिदेव कहाँ थे? वो तो जी जी जी, मैं कार पार्किंग में था। तो आप भी फिर सीढ़ियों से ऊपर आए हो? नहीं, मैं लिफ्ट से आया। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो थाने बुलाएंगे। जी साहब, लड़की का फादर आ चुके हैं। चलो चलो। अरे शक्ल तो देखने दो मुझे मेरी बेटी की। इंस्पेक्टर साहब, कहाँ लेके जा रहे हो? कोई नहीं, पोस्टमार्टम के बाद बॉडी मिल जाएगी। आइए, आपसे बात करते हैं। आइए प्लीज। धीरज रखिए।
अच्छा, आपकी आपकी बेटी की किसी से कोई दुश्मनी या फिर? जी नहीं, सोनू तो बहुत ही इंडिपेंडेंट लड़की थी, शुरू से ही अपना ख्याल खुद रखती थी, उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं। आपकी बेटी से आखिरी बार कब बात हुई? कल मैं दरअसल दिन में 2-3 बार उससे बात कर लिया करता था। कल रात 10-10:15 बजे के करीब मेरी उससे बात हुई थी। बहुत परेशान सी लग रही थी वो। परेशान क्यों? दरअसल वो कह रही थी कि उसका अनिल से कल झगड़ा हो गया। बाद में ठीक भी हो गया था, लेकिन अक्सर ये आपस में झगड़ते रहते थे। मैंने कई बार इन लोगों को समझाया कि अब इस तरह से झगड़ना बंद करो। दरअसल ये दोनों ही बड़े गर्म मिजाज के थे, कई बार तो मेरे सामने भी झगड़ते रहते थे, यहाँ तक कि हाथापाई भी की थी। दरअसल मैं तो इन दोनों के लिव इन रिलेशनशिप से ही बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन सोनू थी कि अपनी जिद पे अड़ी थी। और क्या कहा सोनू ने? बस कल जब मेरी उससे बात हो रही थी तो वो अचानक बोली उसके घर की लाइट चली गई है। उसने कहा वो मुझसे बाद में बात करेगी, लेकिन बाद में उसका कोई फोन भी नहीं आया और सुबह अनिल का फोन आया और मैं कोई नहीं, धीरे सर वो इलेक्ट्रिशियन आ गया। सर वो इलेक्ट्रिशियन आ गया है, मैं देखता हूँ। तो इलेक्ट्रिशियन है, तेरे से पूछ रहा हूँ, नाम क्या है तेरा? साहब किशोर पवार साहब। इस बिल्डिंग का काम कब से कर रहा है? साहब यही हुई 2 साल से साहब। बाजू में मेरा छोटा सा दुकान है साहब, आसपास की सारी बिल्डिंगों के काम मैं ही देखता हूँ साहब। रात को इस फ्लैट में आया था? जी साहब 2 बार। 2 बार? क्यों? साहब वो इस फ्लैट का लाइन बार बार ट्रिप कर रहा था साहब। मैं एक बार ठीक करके गया, जब वापस गया तो मुझे पता चला कि ठीक नहीं हुआ है। मैं दोबारा आया साहब और लाइन को डायरेक्ट करके चला गया था साहब। मैडम को बोल के गया था कि मैं सुबह आके देखता हूँ। फिर साहब जब आया तो ये सब। तेरे जूते का नंबर कितना है? जूता? जूता नहीं साहब, चप्पल 7 नंबर का। पुलिस को बिना बताए शहर के बाहर मत जाना। इसकी एक फोटो, जूते का नंबर और फिंगरप्रिंट्स ले लो। जी सर। ठीक है जी चल। सर ये चाकू सेट मिला है। इस पर खून का निशान है क्या? नहीं सर। 1 मिनट देखने लो। ले, हो सकता है कि कातिल ने इन्हीं चाकू में से किसी से खून किया हो और फिर खून पोंछ के इसमें रख दिया हो तो सकता है। इन सबको फॉरेंसिक लैब भेजो। यस सर। आवड़े चाबी मिल गई, आपको बोलो। सर लगता है खूनी ने दरवाजे से बाहर आते वक्त जूतों के निशान मिटा दिए होंगे, तभी तो घर के अंदर जूतों के निशान हैं, लेकिन घर के बाहर एक भी नहीं। साहब चाबी मिल गई। गुड, चलो। सर ये रही चाबी, बेड के कोने में फंसी हुई थी। ये सोनू की चाबियों का सेट है क्या? जी हाँ सर, लेकिन ये यहाँ कैसे? हो सकता है हाथापाई में यहाँ कहीं गिर गई हूँ। बिंदे, अगर खूनी इस चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आया तो डेफिनेटली इस चाबी पे सोनू और खूनी दोनों के उंगलियों के निशान होने चाहिए। बिल्कुल सर, होने तो चाहिए। इसे फॉरेंसिक लैब भेजो। जी सर। इस बिल्डिंग में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसकी सारी रिकॉर्डिंग इसी में होती है। कल के पूरे दिन की रिकॉर्डिंग भी इसी में होगी। अभी देख सकते हैं? जी हाँ। नो वीडियो। ये ऐसा क्यों आ रहा है? पता नहीं, लगता है सीसीटीवी कैमरा में कुछ प्रॉब्लम है। कहाँ लगा ये कैमरा? यही मेन गेट के बाजू में। आइए दिखाता हूँ। आइए। यहाँ लगाओ, ऊपर चढ़।
कैमरे का तो तार निकला हुआ है। इसका मतलब शिंदे वो कोई बाहर का आदमी नहीं था। वो जो कोई भी था उसको इस बिल्डिंग और कैमरास के बारे में सब कुछ पता था। लेकिन ये कौन हो सकता है? जो कोई भी हो पता तो लग ही जाए। वेल थैंक यू। अगर जरूरत पड़ी तो थाने बुलाएंगे। एनी टाइम सर। शिंदे चलो। सर ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। इसके हिसाब से कत्ल 12 से 1 के बीच हुआ है और कत्ल के लिए तेज धार वाला चाकू इस्तेमाल किया गया। तो सर ये सोनू के गर्दन के पीछे वाले हिस्से में कई घाव लगे हैं। इन घाव से ज्यादा खून बह जाने की वजह से इसकी डेथ हुई है। और जो सोनू की किचन से हमें चाकू मिले थे वो इसके घाव से मैच नहीं करते। दिखाओ जरा। अच्छा, चाबियों पर से कुछ उंगलियों के निशान मिले कि नहीं? मिले तो हैं लेकिन सब आधे अधूरे निशान हैं। हो सकता है कि बिस्तर में गद्दों के बीच में फंस जाने की वजह से उंगलियों के निशान मिट गए हों। एक और सबसे बड़ी बात सर, रेप केस नहीं है। हाँ, लेकिन सोनू के नाखून से कुछ ब्लड सैंपल मिले, उनकी डीएनए जांच हो रही है। अच्छा, और ये इन जूतों से कुछ पता चला? नहीं सर, इतना ही मालूम है कि ये दोनों ही जूते 9 नंबर के। इनमें से एक जूता तो अनिल का है, लेकिन दूसरा जूता किसका है इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। और हाँ सर, वो जो सोनू का मोबाइल मिला था वो पूरी तरह से टूटा हुआ था, तो उसे डाटा रिकवरी के लिए भेज दिया गया है और टेलीफोन कंपनी से कॉल्स की डिटेल्स मंगवाई। तो कल सुबह तक दोनों ही आ जाएंगे। गुड। काश अगर सोनू के पड़ोसियों ने सही टाइम पे दरवाजा खोल दिया होता तो शायद उसकी जान बच जाती। सर मुझे लगता है कि सोनू के मर्डर के पीछे कोई और नहीं, अनिल है। क्यों? क्योंकि सर अनिल और सोनू दोनों के बीच झगड़ा होता ही रहता। कत्ल वाली रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ, लेकिन अनिल ने अभी तक अपने मुंह से इस बात का जिक्र तक नहीं किया। बस उसका कहना है कि ऑफिस में था। और सर सिर्फ एक अनिल ही है जिसके पास फ्लैट की चाबियां भी होती थी और उसे बिल्डिंग और बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे के बारे में पूरी तरह से जानकारी थी। और सर अभी तक ये जितने भी सबूत मिले ये सारे के सारे अनिल की तरफ इशारा करते हैं। शायद तुम सही कह रहे हो शिंदे। एक काम करो, अनिल को बुलाओ। यस सर। बैठो बैठो। अच्छा अनिल, तुम्हारे और सोनू के बीच के रिलेशन कैसे थे? सर बहुत अच्छे रिलेशन थे, एक दूसरे को अच्छी तरह समझते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इतना ही समझते थे तो झगड़ा क्यों करते थे? क्यों? सर झगड़े किस कपल के बीच में नहीं होते। हाँ होते हैं, नॉर्मल झगड़े तो हर घर में होते हैं, लेकिन तुम दोनों के झगड़े मारपीट तक चले जाते थे अक्सर। क्यों? एक्चुअली सर हम दोनों का गुस्सा काफी तेज था, लेकिन मारपीट सिर्फ मैं ही नहीं किया करता था, वो भी उतना ही किया करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एक दूसरे की बहुत आदत थी सर। कल रात को भी तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, मारपीट तक नौबत आ गई थी। नहीं सर, झगड़ा नहीं हुआ था, बस थोड़ी सी बहस हुई थी। एक्चुअली सर मैं लाइट का बिल जमा करना भूल गया था। भूल गए? इतने दिन से तुम्हें याद दिला रही हूँ, इतना छोटा सा काम भूल गए ने तो। अरे कहा ना यार, भूल गया, टाइम नहीं है मेरे पास। और वैसे भी ऑफिस में ऑडिट का काम चल रहा है, एक बार तुम बिल जमा करने चली जाओगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। क्यों? हम दोनों के काम मैं अकेले क्यों करूँ? घर में राशन खत्म हो जाता है तो मैं तुम्हें ये कहती हूँ खाना नहीं मिलेगा। क्या बकवास कर रही हो? सिर्फ लड़ाई करनी है तुम्हें? लड़ाई मैं नहीं कर रही, लड़ाई तुम कर रहे हो, और छोटी छोटी बातों से तुम मुझे उकसाते हो ताकि मैं और बोलूं और लड़ूं। इतनी तकलीफ है तुम्हें मुझसे, तो छोड़ क्यों नहीं देती मुझे? अनिल तुम हमेशा की तरह अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं छुपा सकते। सर उस रात मैं बहुत परेशान था, इसलिए मैं कल ऑफिस में ही रुक गया था। सोनू का एसएमएस आया कि घर की लाइट चली गई, तो मैंने जवाब में कह दिया कि इलेक्ट्रिशियन को बुलवा के चेक करवा लो। अच्छा अनिल, सोनू कैसी लड़की थी? मेरा मतलब कैसा नेचर था उसका? किसी से कोई दुश्मनी, पैसे वगैरह को लेकर? नहीं सर, उसने कभी ऐसा कुछ बताया तो नहीं। सर बयान कंप्लीट है। तो अनिल साइन करो। अब अच्छा, तुमको अपना खून का
टेस्ट देना होगा, फॉर्मेलिटी के लिए बस। लेकिन हाँ, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तुम शहर से बाहर नहीं जा सकते। क्या कहीं आप लोग मुझ पर शक तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगली पूछताछ के लिए जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए। दौड़े, इसको हॉस्पिटल ले जाओ। जी साहब। चलो। सैंपल लेके छोड़ दे। जी साहब। सर मुझे लगता है सोनू के नाखून से मिला ब्लड सैंपल इसके ब्लड रिपोर्ट से जरूर मैच होगा। नजर रखो इस पे। आपको क्या लगता है अनिल सोनू का कत्ल कर सकता है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने तो कहा था ना दोनों में झगड़े बहुत होते थे, दोनों गरम दिमाग के थे। हो सकता है कि अनिल को अपने गुस्से पर काबू ना रहा हो और उसी ने। जी हाँ, उनके झगड़े देखकर तो ऐसा ही लगता था कि दोनों काफी वायलेंट हैं। आई डोंट नो, मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरा शक सही निकला सर। सोनू के नाखून में मिला खून अनिल के ब्लड सैंपल से मैच हो गया। लेकिन अनिल के मुताबिक तो वो सुबह 6 बजे तक ऑफिस में था। लेकिन इस बात की गवाही देने वाला ऑफिस में एक भी नहीं। और उसकी मोबाइल कंपनी की डिटेल्स, उसके मुताबिक उसका मोबाइल सुबह 6 बजे तक ऑफिस में ही था और रात तकरीबन 10, 20 और 11:05 पे उसने सोनू के एसएमएस का रिप्लाई भी किया। हो सकता है सर कि एसएमएस का रिप्लाई करने के बाद उसने मोबाइल अपना ऑफिस में छोड़ा हो और ऑफिस से घर जाकर सोनू का कत्ल करके वापस ऑफिस आ गया। और वो सोनू के मोबाइल का कुछ डाटा मिला? यस सर, उसने कत्ल के समय के आसपास अनिल को कॉल किया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है सर कि अनिल उस वक्त ऑफिस से घर सोनू का मर्डर करने के लिए निकल चुका होगा। हो सकता है। राइट शिंदे, एक काम करो, अनिल को गिरफ्तार करके थाने लेके आओ। मुझसे अपने तरीके से सच उगलवाने की कोशिश करेंगे। यस सर। चल। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? सोनू मेरी गर्लफ्रेंड थी, हम दोनों शादी करने वाले थे। भला मैं सोनू का मर्डर क्यों करूंगा? तो सोनू के नाखून में तेरा खून कहां से आया? ये देख, ये रिपोर्ट। सर उस रात हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया, तो हाथापाई के दौरान सोनू का नाखून मुझे लग गया होगा और खून लग गया होगा सोनू के नाखून में। सर सोनू का मर्डर मैंने नहीं किया है सर। अच्छा, पहले तो तुमने कुछ नहीं बताया ऐसा। सर उस रात मैं बहुत परेशान था, शायद भूल गया होऊंगा। वैसे ही जैसे तू अपना मोबाइल जानबूझ के ऑफिस में भूल गया जब तुम सोनू का खून करने के लिए घर जा रहे थे। ये देखो हमारे फोन बिल के रिकॉर्ड। 11:15 बजे के करीब में सोनू ने तुझे फोन किया था, तूने रिसीव नहीं किया, क्यों? सर क्योंकि मैं उससे बहुत नाराज था और मैं उससे बात नहीं करना चाहता था। ये बनमत, हम अच्छे से जान चुके हैं कि तूने सोनू का कत्ल किया है, क्योंकि फ्लैट की चाबी उसके अलावा सिर्फ तेरे पास होती थी। और बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरास के वायर भी तुम ही नहीं निकाले, क्योंकि बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरास के बारे में सिर्फ तुम्हें पता था। इसलिए जब तू सोनू का खून करने के इरादे से घर में घुसा तो उससे पहले तूने सीसीटीवी कैमरास के वायर निकाले। और एक भी गवाह नहीं मिला है इस बात की गवाही दे कि तुम ऑफिस में थे रात भर। समझ गया। आप लोग असली कातिल को तो पकड़ नहीं पा रहे, इसलिए जानबूझकर जबरदस्ती आप लोग मुझे फंसा रहे हैं। हमें ब्लेम करता है, हमें कानून सिखाता है। ये देख, ये कातिल के जूतों के निशान और तेरे जूतों का साइज भी 9 नंबर है। सर मैंने सोनू को नहीं मारा। सर भला मैं सोनू को क्यों मारूंगा? सर गुस्से में अक्सर आदमी अपना आपा खो बैठता है और उसी गुस्से में आके तूने सोनू का खून कर दिया। नहीं सर सोनू को मैंने नहीं मारा है। सर शिंदे, मुझे इस साले के मुंह से सिर्फ सच सुनना है। लोगों में डांस साले की और धुलाई कर। सर मेरी बात सुनिए। सर मैंने सर मेरी बात सुनिए, मैंने सोनू का मर्डर नहीं किया सर। सच बोल। बस सच कर, मैंने सोनू को नहीं मारा। इतनी मार खा के तो बड़े बड़े मुजरिम अपना मुंह खोल देते, लेकिन ये साला अपना जुर्म कबूल करने को तैयार ही नहीं होता। ऐसे तो एक और छूट जाएगा, क्योंकि ना तो हमारे पास कत्ल का हथियार हो, ना ही वो जूते। शिंदे, मुझे नहीं लगता कि हम कहीं कुछ भूल रहे हैं। सीधे सीधे बोल, लाइट बार बार क्यों जा रही? वही तो मुझे भी नहीं पता चला, इसीलिए मैंने कनेक्शन डायरेक्ट कर दिया साहब। देख, मुझे मालूम है कि तूने ये सब किसके कहने पे किया। नाम बता उसका। अब वो तो मैंने नाइट ड्यूटी वाले वॉचमैन के कहने पे किया साहब, और वो 2 बार मेरे साथ ऊपर भी गया था साहब। बुलाओ उसको। वॉचमैन।
रात को जो वॉचमैन ड्यूटी करता है फटाफट उसको बुला। जी सर, अभी बुला के लाए। अभी 2 मिनट में मालूम चलेगा कि तू क्या करने गया था। जी साहब। तू तो उस दिन बोल रहा था कि किसी को आते जाते देखा ही नहीं, तो दोनों बार तू ऊपर गया था, ये कौन बताएगा? साहब वो तो ये नहीं था साहब, वो तो कोई और था। मतलब ये मजाक चल रहा है आपके? मजाक हो रहा है? सब सच बताता हूँ सब। वो B-Wings का वॉचमैन है ना सब, बब्बन। उसने अपनी ड्यूटी में से चेंज कर दिया साहब। उसने अपना बच्चा बताओ मुझे दे दिया साहब। और सर वो इधर मेरी जगह आ गया और मैं उसकी जगह कुछ और नहीं किया साहब। भाई बाप सेक्रेटरी को मत बोला, नौकरी चल जाएगा साहब। सच बोल रहा है? वहाँ का था भाई बाप। बब्बन कहाँ है? वो तो उसी दिन से खाए वैसे। इसका कमरा कहाँ है? दिखा। सब इधर इधर सब मत बोलो सब। सब बोलो जी सब ही रुको उसका। कमाल है। कमरा भी पूरा खाली है सर। इधर आ। ये बता कहाँ है? सच बताना मुझे कुछ नहीं पता सर। सच बता बब्बन कहाँ है? सब भाग तुम यही मैंने सब मुझे और बता वरना सब का बोलना सब नहीं पता मुझे सर। शिंदे, पता करो कि किस सिक्योरिटी एजेंसी ने ये बब्बन को काम पे रखा था। यस सर। छोड़ उसको। और सुन, जैसे उसका पता चले हमें इन्फॉर्म कर। अनिल ने बब्बन को पैसे देके या तो कहीं बाहर भगा दिया है या फिर उसका कत्ल करके उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया है। अब अनिल को अगर पकड़ना है तो बब्बन का मिलना बहुत जरूरी है। शिंदे, या फिर यह भी हो सकता है कि खून बब्बन ने ही किया हो और अनिल सच बोल रहा हो सकता है। लेकिन बब्बन ने आखिर नाइट ड्यूटी चेंज क्यों की? क्या लगता है? सर इस फॉर्म पे बबन की फोटो तो है पर एड्रेस की जगह पर सिर्फ गाजियाबाद लिखा हुआ है। दिखाओ इधर। तो तुम लोग बिना किसी की ठीक से जांच पड़ताल किए उसको नौकरी में रख लेते हो? सर नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी एजेंसी का लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा मैं, समझे? तुम्हारी एजेंसी का मालिक कहाँ है? सर इस वक्त ऑफिस में नहीं है, किसी काम से बाहर गए हुए हैं। उसको बोलो थाने में पेश होना, ना अच्छा नहीं होगा। पर ये रूपेश ने जो बब्बन का नंबर दिया था उस पर बेल तो जा रही है लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा है। अगर बेल जा रही है शिंदे तो डेफिनेटली मैं लोकेशन तो मिल ही जाए। बिल्कुल सर। पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 15,000 ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो बिना किसी वाजिब लाइसेंस के काम कर रही हैं और इनमें से ज्यादातर मुंबई में हैं। सिर्फ कुछ चुनिंदा एजेंसीज ऐसी हैं जिनके पास सभी लाइसेंसेज हैं, जो सारे मापदंडों पर खरी उतरती हैं और अपने गार्ड्स को जरूरी ट्रेनिंग भी मुहैया कराती हैं। सरकारी नियमों के अनुसार एक सिक्योरिटी एजेंसी को PSARA के तहत 16 अलग अलग लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं और इसके अलावा ट्रेनिंग के लिए एक अलग लाइसेंस होता है। लेकिन अक्सर जायज लाइसेंस रखने वाली एजेंसीज भी अपने फायदे के लिए बिना जांच पड़ताल किए अनजान लोगों को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर लगा देती है। और चूंकि एजेंसी के पास ना इनका सही नाम पता होता है ना ही कोई और जानकारी, इसलिए पुलिस के लिए इन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। सोनू के केस में भी अपना शक सही साबित करने के लिए पुलिस को बब्बन को ढूंढ निकालना बेहद जरूरी हो गया था, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी उनके किसी काम नहीं आई। आखिरकार पुलिस ने मोबाइल कंपनी की मदद से बब्बन की अंदाजन लोकेशन पता की। क्या हुआ मनु बड़ा? ये गाजियाबाद में ये लोहा मंडी, ये है उस नंबर की लोकेशन।
अनिल ने तुझे कितने पैसे दिए थे बोल। 2000 रुपए दिए थे साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ छोड़ा साहब। अनिल साहब ने सोनू मैडम का खून किया साहब। लाइट आने के बाद ऊपर भी नहीं गया था साहब। वो तो अनिल साहब की कहने पे मैंने वो CCTV करने का कार्य करना था साहब। माँ कसम मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ बोला ये? हाँ सर, इसने कबूल किया है कि अनिल के साथ मिला हुआ है। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। ताड़े, जूतों के निशान का ब्लूप्रिंट लेके आ। जी साहब। तू इसके जूते को। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मुझे छोड़ दो साहब। ये सोनू के खून में सिर्फ शामिल नहीं थी, बल्कि सोनू का खून इसने खुद किया। बोल, अब बोल, आगे बोल, बोल, बोल। हाँ, मेरे को मैडम बहुत अच्छी लगती थी साहब, लेकिन वो हमेशा वही काम करती थी तो मुझको अच्छा नहीं लगता था। अब वो छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, रात बेरात आधी रात को उल्टे सीधे टाइम घर में आती थी, घर से जाती थी। साहब आप बताओ, कोई बड़े घर की लड़की ये सब हरकतें करे क्या अच्छा लगता है साहब? मैं उनके पास गया, मैंने बोला मैडम आप ये छोटे छोटे कपड़े आप मत पहना करिए, आप पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। How dare you? तुम्हारी ये सब बोलने की हिम्मत भी कैसी हुई? तुम होते कौन है ये सब बोलने वाले? हाँ, चढ़ा। माँ कसम बहुत बुरा लगा था, बहुत गुस्सा आया था मेरे को। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि जिस दिन मौका मिलेगा इसको तो जरूर सबक सिखाऊंगा। और उस रात को अनिल साहब का सोनू मैडम से झगड़ा हुआ और वो घर से चले गए। मेरे को लगा यही मौका है और मैं सीधा वॉचमैन रुपेश के पास गया और उसको दारू का बोतल का बोल करके उसे जगह बदल ली साहब। लेकिन मेरे को सोनू मैडम के रूम की चाबी चाहिए थी, तो मैंने उनके मकान का मेन स्विच गिरा दिया साहब। और जैसा मैंने सोचा था, सोनू मैडम नीचे आकर के मुझे इलेक्ट्रिशियन को बुलाने को बोला। वॉचमैन, पावर का क्या हुआ है? मैम पावर तो ठीक है। तो सिर्फ मेरे घर का लाइट ही क्यों गया है? आपके घर का? अरे हाँ मैडम, बाकी सबका तो लाइट है, आपका का लाइट नहीं है। जाओ जाकर इलेक्ट्रिशियन को बुला कर लाओ। अच्छा, आप ऊपर जाकर के बैठो, मैं इलेक्ट्रिशियन को लेकर ऊपर ही आता हूँ मैडम। हाँ जाओ, जल्दी जाओ। और मैं किशोर को लेकर के उनके रूम में गया चाबी चुराने के लिए साहब। ये लो। मैडम वो नीचे से ट्रिप हो रहा था, मैंने ठीक कर दिया। लेकिन अभी फिर से तो नहीं जाएगी ना? नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। पक्का मैडम, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जाओ। मैडम एक गिलास पानी मिलेगा? अच्छा ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ ठीक है, जाओ। मैंने उनके कमरे की चाबियां चुरा ली साहब। फिर और उसके बाद और मैं सीधा अपने कमरे में गया साहब।
तो बस उनके साथ एक रात गुजारना चाहता था। अगर वो सीधे तरीके से मान जाती तो ये सब होता ही नहीं साहब। तो उसका रेप करके उसे जिंदा छोड़ देता ताकि वो तुझे जेल भिजवा देती है और तूने जिससे कत्ल किया था वो हथियार करे। बता। जब जाते वक्त मैंने ट्रेन से नदी में फेंक दिया था और खून से सने कपड़े का चला दिए साहब, चला दिए। हैवानियत की हद कर दी तूने। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुंबई जैसे शहर में एक लड़की की उसी के घर में हत्या कर दी जाती है और हत्यारा कोई और नहीं था, वो सिक्योरिटी गार्ड था जिसे हम अपनी बिल्डिंग अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं। क्या एक रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी के लिए यह इतना मुश्किल काम है कि जब भी वो किसी सिक्योरिटी एजेंसी को नियुक्त करे तो उसके रजिस्ट्रेशन की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले? बल्कि निवासियों की सुरक्षा के लिए न सिर्फ गार्ड्स का रजिस्ट्रेशन नंबर बल्कि उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी मांगा जाना चाहिए। और एक बार नियुक्त करने के बाद हर गार्ड की समय समय पर जांच करनी चाहिए कि वो अपना काम सही से कर भी रहा है या नहीं। और यदि किसी भी व्यक्ति पर संदेह हो तो फौरन उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। जहां हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए होम डिलीवरी पर निर्भर करते हैं वहां ऐसी लापरवाहियां घातक साबित हो सकती हैं। और खासकर वो महिलाएं जो अकेली रहती हैं उन्हें बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि मुंबई में औरतों के साथ होने वाले अपराधों में 2010 के मुकाबले 2011 में 15% की बढ़ोतरी हुई है और ये आंकड़े फिलहाल कम होते नहीं दिख रहे हैं। इन आंकड़ों को कम करने का दायित्व जितना पुलिस का है उतना हमारा भी है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया।